नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज की इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने हिमालय और फिर मैदान के बारे में पढ़ लिया है। यदि आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे। अगर बेसिकली मैं बता दूँ, ये अगर हमारा इंडिया का नक्शा है तो हमने इस वाले रीजन को पढ़ लिया था। ये हमारा हिमालय वाला रीजन था, ये हमारा था मैदान वाला रीजन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम इस रीजन को पढ़ने वाले, ये है हमारा प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुला इंग्लिश में इसको बोलते हैं, राइट। तो इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा पठारी प्रदेश है। अब पठार क्या होता है? अभी तो हमने हिमालय पढ़ा, मैदान पढ़ा, लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि पठार भी कुछ होता है। तो पठार क्या होता है? अगर हम हिमालय की बात करें तो पर्वत क्या होता है? जो कि बहुत ही ऊंचे हो, जिसका ऊंचाई बहुत ही ऊंचा हो, ये होता है पीक। जिसका ऊंचा हो इसको हम हिमालय बोलते हैं। जो एकदम समतल हो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम मैदान बोलते हैं। लेकिन जो ऊंचाई पे हो, हल्का ऊंचाई पे हो, लेकिन उसका समतल हो, पूरा जमीन जो हो समतल हो, उसको हम बोलते हैं पठार। ये हमारा पठार हो गया। ये समतल है लेकिन नीचे है, इसको हम मैदान बोलते हैं। ये समतल नहीं है लेकिन ऊंचाई पे भी है, इसको हम बोलते हैं पर्वत, ठीक है, पहाड़। तो इस तरीके से आपको आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो वही बोल रहा है कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा पठारी प्रदेश है, जिसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, उत्तर पश्चिम में जो अरावली पर्वत है वहाँ से लेके कच्छ में है, होते हुए लगभग यमुना और गंगा समांतर, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों और उत्तर पूर्व में शिलोंग पठार तक और समस्त प्रायद्वीप में है। ये फैला हुआ है, इतना इसका एरिया बता रहा है। वास्तव में अगर हम देखें तो भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से अगर हम देखें तो पठार का कुछ हिस्सा उत्तर में सिंधु और गंगा के औसत नीचे दबा हुआ है। मतलब यूं कि ये जो यहाँ पे मैदान है, इसके नीचे कुछ पठार का हिस्सा दबा हुआ है, उसके नीचे चला गया है। कहीं कहीं इस प्राचीन पठार के हिस्से मैदानी इलाके में दिखने को मिलता है। मैदानी इलाके में भी इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि मैदानी इलाकों के नीचे ये दब गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो भारतीय प्लेट के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको हिमालय वाला में बताया था कि किस तरीके से भारतीय प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टूट के फिर यूरोपियन प्लेट से टकराया था और हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, ठीक है। गोंडवाना लैंड भी उसे कहते थे, जो कि वहाँ पे था। तो यह दक्षिण एशिया के एक प्राचीनतम भूखंड है। इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार कठोर सैलों से बना है। सैल क्या होता है? तो कठोर चट्टान आप बोल सकते हो। जो पठार है हमारा बहुत ही कठोर चट्टान से बना हुआ है और भारत में देखा जाए तो सबसे पुराना भूमि वही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पर्वत भी, जो हिमालय पर्वत है वो भी अभी अभी बना है, नवीनतम पर्वत है, और उसके बाद कहीं जाके फिर मैदान बना है। मतलब भारत में देखा जाए सबसे पुराना, तो पुराना सबसे पठार ही है यहाँ पे, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कुछ सीमांत इलाकों को छोड़ इस भूखंड के ऊपर समुद्र का अतिक्रमण प्राय नहीं हुआ, ठीक है। अब ऊंचाई पे है तो ऑब्वियस सी बात है कि समुद्र यहाँ का पानी यहाँ पे नहीं होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि लाखों वर्ष पहले भारतीय प्लेट या गोंडवाना लैंड धीरे धीरे खिसकते हुए उत्तर के यूरेशिया प्लेट, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं हिमालय वाले में, वही चीज़ यहाँ पे बताया है, ये चीज़ आप पढ़ना, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे देखें तो बेसिकली जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इस वाले रीजन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये ऐसे यहाँ पे ये फैला हुआ है और इस रीजन के बारे में हम इसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ी, अरावली पहाड़ी यहाँ पे इस तरीके से है। तो इसके बारे में ही हम यहाँ पे बेसिकली पढ़ रहे हैं। तो पठार के सीमांत पट्टियों के पर ऊँचे पहाड़ तथा अप्रदित पठार देखे जा सकते हैं। ये चीज़ कुछ काम का नहीं है, इसके बारे में वैसे कुछ पूछा नहीं जाता एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो नर्मदा नदी, वही सेम है, महादेव पहाड़ियाँ वगैरह दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पठार के सीमांत पट्टियों पर ऊंचे पहाड़ तथा अपरदित पठार देखे जा सकते हैं, जैसे सहाद। ये वही सेम चीज़, मैं ना 2 बार स्कैन हो गया था, इसीलिए आपको यहाँ पे 2 चीज़ दिख रहा है। तो इस पेज को तो हम ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ये 2 बार मैं स्कैन गलती से कर दिया था। तो अब हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो भारत के विशाल पठार का भौगोलिक अध्ययन यहाँ पे करना है और इस विशाल पठार को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक मध्यवर्ती उच्च भूमि और एक ढक्कन का पठार। ढक्कन का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने बचपन से ही एक ही नाम सुना होता है, ढक्कन का पठार। किसी को भी बताना हुआ कि पठार क्या होता है तो बस सीधी सी बात हम बोलते हैं ढक्कन का पठार, बाकी भाड़ में जाए, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ कि बचपन से ही हमें ये इसका नाम याद रहता है, ढक्कन का पठार को, उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम मध्यवर्ती उच्च भूमि के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि बेसिकली विंध्याचल श्रेणी के उत्तर में है।
इसके उत्तर पश्चिम छोर में अरावली पर्वत है। विंध्याचल श्रेणी अरावली के मध्य में मालवा का पठार, उत्तर में बुंदेलखंड का पठार, पूर्व में बघेलखंड तथा सुदूर पूर्व में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। ठीक है। सामान्यतः इस उच्च भूमि का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है, जो प्रमुख नदियों चंबल, बेतवा और सोन के बहाव की दिशा में से भी ज्ञात होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि जो पश्चिम में वो उत्तर में बुंदेलखंड, पूर्व में बघेलखंड और सुदूर पूर्व से छोटा नागपुर के पठार तक ये स्थित है। जिसका हम बात कर रहे हैं वो मध्यवर्ती उच्च भूमि का हम यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद मध्यवर्ती उच्च भूमि के उपयुक्त वर्णित विभागों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे मालवा की मिट्टी काली है, इसे कलपत की मिट्टी भी कहते हैं। बुंदेलखंड का धरातल अधिक उबड़ खाबड़ है। जो मैंने बताया आपको बुंदेलखंड और बघेलखंड, तो बुंदेलखंड का बात कर रहे हैं यहाँ पे धरातल अधिक उबड़ खाबड़ है। इसके पश्चिमी भाग में बीहड़ का दृश्य देर को मिलता है। बघेलखंड क्षेत्र मुख्यतः पहाड़ियों से घिरा है। ठीक है। अगर बुंदेलखंड के बारे में पूछे तो उसका धरातल अधिक उबड़ खाबड़ है, और बघेलखंड के बारे में पूछे तो ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यही यहाँ पे बता रहा है। अब हम बेसिकली दूसरे के बारे में पढ़ते हैं, जो कि ढक्कन का पठार। अगर हम ढक्कन के पठार के बारे में पढ़ते हैं तो इस पठार का विस्तार जो है ताप्ती नदी के दक्षिण तट से दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक, ये जैसे यहाँ पे है ना ये वाला रीजन तमिलनाडु केरल वाला, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, नीलगिरी पहाड़ी। तो ये नीलगिरी पहाड़ी तक तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट, यहाँ पे पश्चिमी घाट आपको देखने को मिलेगा। पश्चिमी घाट से पूर्व में पूर्वी घाट, इधर पूर्वी घाट तक फैला हुआ है। इसका विस्तार जो है ढक्कन के पठार का विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। कितना इसका विस्तार है अगर पूछेगा तो आप बता सकते हो कि 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगा। इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है, जैसे मैंने आपको बताया इस आकृति का ये है, तो ये उल्टा त्रिभुज आप बोल सकते हो। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, जो कि यहाँ पे महाराष्ट्र वाला रीजन आता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल, नीचे वाले सारे राज्य यहाँ पे आते हैं। कौन कौन से राज्य आते हैं ये नाम अगर आपसे पूछता है तो आप यहाँ पे बता सकते हो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल राज्य पूर्णतः या अंशतः आते हैं। मतलब पूरी तरह से या फिर उसका कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है, ये चीज़ बोल रहा है। इस त्रिभुज की एक भुजा जो पूर्वी घाट से होकर गुजरती है, मतलब ये वाला एक पूर्वी घाट से यहाँ से होकर गुजरती है, नीलगिरी से राजमहल पहाड़ी को जोड़ती है। मतलब ये जो नीलगिरी है ना और यहाँ पे राजमहल है, इन दोनों को जोड़ती है ये। दूसरी भुजा पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ और मैकाल की पहाड़ियाँ हैं। दूसरा जो श्रेणी है ना, हम बात किसकी कर रहे हैं अगर मैं आपको बताऊं तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी इस वाले रीजन की, ये वाला, ये जो पश्चिमी श्रेणी है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि महादेव पहाड़ी यहीं पे है, मैकाल की पहाड़ी भी यहीं पे है, और जो तीसरी भुजा सह्याद्री पर्वत श्रेणी है, जिसे पश्चिम में स्थित होने के कारण पश्चिमी घाट भी कहते हैं। इसको हम पश्चिमी घाट बोलते हैं और इसको हम पूर्वी घाट बोलते हैं। राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इन घाटों के पठारी तथा समुद्री तटीय क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान होता है। उत्तर से दक्षिण क्रमशः थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट। मतलब यहाँ पे हम देखें इस वाले रीजन में तो क्या बोल रहा है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ऐसे 3 प्रसिद्ध घाट हैं जो कि हम आगे अभी देखेंगे। राइट। तो पूर्वी अगर यहाँ पे बात करें पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट जो है पूर्वी तट के समांतर महानदी की घाटी से नीलगिरी की पहाड़ी तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो पूर्वी यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो हमारे पास इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा जो पूर्वी तट है, ये पूर्वी जो घाट है वो पूर्वी तट के समांतर है, जो कि महानदी, यहाँ पे उड़ीसा में महानदी ऐसे जाता है, तो महानदी घाटी से नीलगिरी, यहाँ पे नीचे नीलगिरी है, नीलगिरी की पहाड़ी तक 800 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है, यही आपको यहाँ पे बता रहा है। राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी पर मिल जाते हैं। जो यहाँ पे नीलगिरी है ना, ये दोनों यहाँ पे, ये इधर से आता है, ये इधर से आता है, दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी आदि नदियाँ पूर्वी घाट को काटकर पूर्व की ओर बहती है। मतलब यहाँ से महानदी जाती है, गोदावरी जाती है, कृष्णा जाती है, कावेरी, सब पूर्व की ओर जाते हैं और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में मिलते हैं।
ये उपजाऊ डेल्टाओं मैदानों की रचना करते हैं। जब यहाँ से जाएगा जब यहाँ से नदी जाएगा तो ये अपने साथ मिट्टी भी लाएगा जो कि उपजाऊ होगा, और यहाँ पे डेल्टा का निर्माण इसी तरीके से होता है। इसीलिए आपको देखोगे तो पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा आपको कृषि के लायक मिट्टी मिलते हैं, वहाँ पे उपजाऊ जमीन मिलते हैं, राइट। यही कारण है उसका, जो कि नदियाँ अपने साथ उपजाऊ पदार्थ यहाँ पे लाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग, जो कि छत्तीसगढ़ के बेसिन के नाम से जाना जाता है। इस बेसिन का ढाल पूर्व की ओर है। यह महानदी जल प्रवाह क्षेत्र में आता है। नदियों ने इस पर उपजाऊ मिट्टी बिछाई है। इसका उत्तरी पूर्व भाग पठारी है, जिसे स्थानीय रूप से जसपुर का पठार, आप जानते हो छत्तीसगढ़ में जसपुर है, और धर्मजयगढ़ का पठार, रायगढ़ का पठार के नाम से जाना जाता है। ये तीनों नाम आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात करें उत्तर पश्चिम भाग में छुरी की पहाड़ी एवं पश्चिमी भाग में मैकाल पर्वत श्रेणी फैली हुई है। मैकाल पर्वत के बारे में हमने जब मैं आपको बता रहा था हिमालय के बारे में उस समय भी पढ़े थे। इस बेसिन के दक्षिण में उत्तर की उच्च भूमि है, जिसे दंडकारण्य कहते हैं। यहाँ बैडाडीला व दल्ली राजहरी क्षेत्र उच्च किस्म के लौह अयस्क से भरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये छत्तीसगढ़ के बारे में बताया गया है, और अभी हम बेसिकली ढक्कन का पठार ही पढ़ रहे हैं, वही टॉपिक हमारे यहाँ पे चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा। अब हम दक्कन ट्रैप देखेंगे। दक्कन का पठार तो देखा, लेकिन अब हम दक्कन ट्रैप देखेंगे। तो पश्चिमी घाट के पूर्व में दरारी उद्गार से निकले लावा से बना क्षेत्र दक्कन लावा ट्रैप के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला, तो ये इसी को बोलते हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप किसे कहते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमने पठार के बारे में पढ़ा। उसमें सबसे पहले हम मध्यवर्ती पठार के बारे में पढ़े, उसके बाद हम दक्कन के पठार के बारे में पढ़े। अब पठार में खनिज संपदा और उत्खनन भी होता है, ठीक है। पठार है तो पठार कैसे बना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पठार क्या लावा से बना है, वोल्केनो से बना है, मतलब ज्वालामुखी से बना है। तो ज्वालामुखी से बना है, ज़मीन के नीचे से, पृथ्वी के नीचे से वहाँ से आया है लावा, मैग्मा, तो वहाँ से बहुत सारे खनिज पदार्थ भी आए होंगे। तो इसमें खनिज पदार्थ क्या क्या होते हैं वो चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। और ये बेसिकली आप देख सकते हो, ये हमारा दक्कन का पठार है, और इसमें हम खनिज पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो खनिज पदार्थ अगर यहाँ पे देखें तो बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, और यहाँ पे मजदूर एक यहाँ पे देख सकते हो कि ज़मीन के नीचे खदान में काम करना जोखिम से भरा है, खदानों में दुर्घटनाएं हो जाती है। 1975 की बात करें तो धनबाद के इस कोयला क्षेत्र में स्थित चासनाला खदान में कोयले की दीवार गिर गया था, और उसमें बाढ़ की तरह पानी भर गया, और लगभग 400 से अधिक मजदूर डूबकर मर गए थे उसी कोयला खदान में। मतलब कोयला खदान में काम करना बहुत ही बड़ा रिस्की वाला काम है, ठीक है। और भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में और स्वतंत्रता के लगभग 20 वर्ष के बाद तक खदानों को ठेकेदार और निजी कंपनियां चलाती थी। तब सुरक्षा की उचित व्यवस्था की कमी थी। बाद में सरकार ने खदानें अपने हाथ में ले लिया। मतलब जब प्राइवेट कंपनियां अपना चलाती थी तो उसमें सुरक्षा बहुत ही कम था, लेकिन जैसे ही सरकारी ये काम हो गया, सरकार अपने हाथों में ले लिया, तब से सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से बढ़ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे खदान आप देख सकते हो कि कैसे लोग ये ज़मीन के नीचे काम कर रहे हैं ना। आपको बता दूँ, यहाँ इनके जो टोपी है उसमें कैप है, उसमें वो लग गया है, टॉर्च लगा है, जिससे इनको दिखाई देता है ये कोयले का खदान यहाँ पे है। ये ज़मीन के नीचे काम करते हैं। इनको तो डर रहता है हर समय कि कब दीवार गिर जाए और कब इनकी मृत्यु हो जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही जोखिम भरा काम है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर, जो कि अभी हम पठार के बारे में पढ़ रहे थे उससे रिलेटेड है। तो आप भारत के किस प्राकृतिक प्रदेश में रहते हैं, तो ये आपसे पूछ रहा है कि किस प्राकृतिक प्रदेश में रहते हैं। तो क्या गंगा के मैदान में रहते हैं, क्या समुद्र तटीय मैदान में रहते हैं, क्या दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार में रहते हैं, या थार मरुभूमि में रहते हैं। आप जिस भी रीजन में रहते हैं यहाँ पे लिख सकते हो। तो बेसिकली छत्तीसगढ़ वाले की बात करें तो हम गंगा के मैदान में रहते हैं, ठीक है। और कोई साउथ में है तो वो, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ दूसरा क्वेश्चन, तो भारत के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी हमने पढ़ा कि प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद इनमें से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, नैनीताल, मसूरी, कैडेनाम, इनमें से कोई नहीं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कौन सा प्रायद्वीपीय का पठार का भाग है। चौथा क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दक्षिण एशिया के सबसे प्राचीन भूखंड को क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया, शिवालिक या थार। तो दक्षिण एशिया के सबसे प्राचीनतम भूखंड को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीन भूभाग दक्कन का पठार है,
ठीक है। यहाँ गोंडवाना लेन, यहाँ दक्कन का पठार। भ्रंश घाटी की नदियाँ हैं, भ्रंश घाटी की नदियाँ आप यहाँ पे देख के लिख सकते हो, अभी हमने पढ़ा था। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन आंसर घाट क्या है, ये सब चीज़ मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था, तो उसको आप लिख सकते हो। तो आज के लिए हम पठार के बारे में पढ़े। अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आज के जितना टॉपिक हम जितना कवर किए हैं वो आपको समझ में आया होगा। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।